गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिप्स हॉस्पिटल की इस यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शेमल पटेल है। मैं जिप्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरियाट्रिक साइकियाट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, जिसके लिए मेरे साथ डॉक्टर रवि सोनी, जो गुजरात के वन एंड ओनली जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट है, वो मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सैमुअल फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर, जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब इंडिपेंडेंस का वक्त था उस समय शायद जीरियाट्रिक हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अप्रोक्सीमेटली 50 साल थी, यानी कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि अब 50 साल के आसपास जिएंगे ज्यादातर लोग। बट अब जैसे जैसे मेडिकल विज्ञान जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ है, वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है और ऑलमोस्ट आई थिंक 75 की हो गई है। प्रोजेक्शंस ऐसा कहते हैं कि 2050 तक ऑलमोस्ट 20% हमारी जो पॉपुलेशन है वो अबव 60 इयर्स की होगी। तो उन केसेस में जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रे हो रहा है या हमारे बाल जो है ज्यादातर ग्रे होंगे, तो तब तब क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, तो उस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी एक एक्स्ट्रा इंसाइट मिल सके। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रेइंग नाउ, तो जो ओल्ड एज वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, तो उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे वो ज़्यादा बूढ़े होने वाले हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। सो हमें ये श्योर करना है कि उनकी जो जो तकलीफें हैं उनको हम जल्दी आइडेंटिफाई करें, उसका निदान करें और उसकी सारवार करें। ऑब्वियसली हमारे पास हेल्थ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब ओल्ड एज में कोई दवाइयाँ या ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज सालों पहले किसी ने किया नहीं था। बट एक्चुअली अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन जो होता है बच्चों में भी होता है, तो ओल्ड एज में भी होता है। अगर उसका हम सहारा ले तो उनकी जो आखिरी समय है वो बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। जी सर, जैसे आपने कहा कि जो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ कन्वेंशंस है जो सालों से चल रहे थे, और अब कैसे कैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ है, हमारी समझ ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके आधार पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। वृद्धावस्था की जब बात करते हैं तो जो सबसे पहला शब्द किसी के भी मन में आता है, इवन कॉमन पर्सन को जो पता है, वो है डिमेंशिया, जिसमें ज्यादातर लोगों को अल्जाइमर्स पता है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि और भी प्रकार के डिमेंशिया होते हैं। लेकिन भारत में एटलीस्ट आज तक की अगर सिचुएशन की बात करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को डिमेंशिया यानी वृद्धावस्था में एक सामान्य लक्षण जो एकदम सहज है, वैसी मान्यता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा सबको ऐसा ही बोलता हूँ कि एक कहावत है, मतलब इन गुजराती 60 बुद्धि नाठी, मतलब 60 साल की उम्र के बाद दिमाग खराब होने लगता है। या तो नॉर्थ में सठिया गए हैं, मतलब इनकी कुछ एज हुई है तो अब इनका बिहेवियर खराब ही होने वाला है। तो वो सारी मान्यताएं, वो सारी कहावतें आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले सही थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना जीते ही नहीं थे। अगर जो 50, 60 साल का हुआ उसके बाद उसको डिमेंशिया हो रहा है तो उनको लगता है इसका दिमाग खराब होने वाला है। तो ऐसा हर जगह पे पाया जाता था, इसलिए ऐसी कहावत बनी थी। बट अभी ऐसा नहीं है, तो समय के साथ कहावतों को भी बदलना बहुत जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि इंसान की एज 60 साल की होगी तो उसका दिमाग खराब ही होने वाला है। बिकॉज मैं हर रोज कितने ही डिमेंशिया के मरीज देखता हूँ, तो उसमें देखा गया है कि जो अगर कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग 75 ईयर्स के हैं और उनको अल्जाइमर्स के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, अल्जाइमर्स का निदान कर दिया है, बट उनके सर्कल में उनके फ्रेंड्स भी 75 ईयर्स के, उनको कोई तकलीफ नहीं है, ही इज एक्टिव, सब कुछ खुद कर रहे, तो उनको डिमेंशिया का कोई सिम्टम नहीं। सो ऐसा नहीं है कि बढ़ती उम्र होती के साथ साथ डिमेंशिया होगा ही, सबको होगा। ये चीज तब मानी जाती है जब 90 साल की उम्र हो, उसके बाद ज्यादातर लोगों को डिमेंशिया हो सकता है। बट 90 साल की उम्र तक आपको डिमेंशिया होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। सो एक गलत कहावत है, गलत मान्यता है, जिसको हमें समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। आपके बुजुर्गों को अगर लगता है कि याददाश्त की समस्याएं हैं, वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, उनका पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं,
उनको कैलकुलेशन, फाइनेंस मैनेज करने में, ग्रोसरी शॉपिंग, फोन पे बात करने में, गैजेट्स यूज करने में इस तरह से दिक्कत होने लगी है। सो वो जो सारी चीजें हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज, अगर उसमें कोई गड़बड़ होने लगती है तो आपको तुरंत ही एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट जो होता है वो डिमेंशिया को आगे बढ़ते हुए रोकता है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। जी सर। तो जैसे आपने कहा कि आई थिंक एक तो जैसे-जैसे हमारी कंट्री भी भले ही अभी भी डेवलपिंग कही जाती है, लेकिन जैसे-जैसे इस कंट्री का, भारत का भी ग्रोथ हुआ है और जैसे-जैसे मेडिकल साइंस अच्छा हुआ है, जैसे-जैसे हमारी डाइट जो है वो इम्प्रूव हुई है और एजुकेशन लेवल भी इम्प्रूव है, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद उसका भी थोड़ा योगदान है कि जैसे डिमेंशिया का जो ऑनसेट है वो इन जनरल पॉपुलेशन में थोड़ा लेट होने लगा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मे बी शायद 100 साल पहले लोग जल्दी डिमेंशिया के लक्षण लोगों में दिखते थे और अब थोड़े धीरे-धीरे करके लेट दिख रहे हैं। और मैं अगर समराइज़ करना चाहूँ, अगर मैं सही समझाऊँ तो एक तो डेली एक्टिविटीज़ अगर कहीं दिक्कत कर रही है, जो पहले कर पाते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो चीज़ें याद रहती थी वो अब नहीं रह पा रही है। वो कर भी पाते हैं पर उसमें पहले से ज़्यादा टाइम लगता है जी, और काफ़ी टाइम उसी चीज़ों में चला जाता है। जी, तो ये भी एक बहुत ही नुआंस बात कही सर ने कि ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं कर पाते तो ही वो बीमारी है। अगर ज़्यादा समय लग रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो भी वो एक लक्षण हो सकता है। तो जैसे सर ने कहा कि अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपके रिश्तेदार में आपको दिखे, आपके नज़दीकी में किसी को दिखे, तो आपको एक बार प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। सर दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा जो टॉपिक है कि अ, डिप्रेशन, जो काफ़ी लोगों ओल्ड एज डिमेंशिया के बाद दूसरा जो डी होता है, वो ज़्यादातर ओल्ड एज डिप्रेशन होता है। तो ओल्ड एज डिप्रेशन जो है वो भारत में और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स जो ज़्यादातर पश्चिमी देशों की होती है, क्या दोनों के डिप्रेशंस में आपको कोई अंतर दिख रहा है? हाँ, काफ़ी अंतर है, प्रेज़ेंटेशन में बहुत अंतर है और वो इन जनरल अगर देखें कि जो भी इंसान बुज़ुर्ग हो रहा है, जिसकी उम्र बढ़ रही है, तो अगर इफ ही इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन तो उसका प्रेज़ेंटेशन हमेशा यंग ऑनसेट या जवानों में जो पाया जाता है, उससे काफ़ी अलग ही होता है। वो ज़्यादातर अपने मुँह से बताएँगे नहीं कि वो उदास है या उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके फिज़िकल सिम्पटम्स, सोमैटिक सिम्पटम्स, उनको पेट की समस्याएँ, दर्द वगैरह बहुत होने लगता है। उसके साथ-साथ क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, तो एनर्जी फ़ील नहीं करना, ये सब कुछ कंप्लेंट ज़्यादा रहेगी। खाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हज़म नहीं हो रहा है, ये सब कंप्लेंट ज़्यादा रहेगी, पेट की समस्याएँ हैं। इस तरह की तकलीफ़ों के साथ वो आते हैं। और कभी-कभी ओल्ड एज डिप्रेशन जो होता है ना, वो एजिटेटेड डिप्रेशन या स्माइलिंग डिप्रेशन की तरह प्रेज़ेंट ज़्यादा होता है, जो हम क्लियर कट ये जवानों में देखते हैं कि उदासी है, विथड्रॉन है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। उस तरह का प्रेज़ेंटेशन थोड़ा कम दिखाई होता है, कुछ मरीज़ में होता है, पर सब में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर सोमैटिक प्रेज़ेंटेशन होता है। और दूसरी एक चीज़ होती है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओल्ड एज साइकियाट्री में प्योर साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो हमें दिमाग को कहाँ असर हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। सो ये सारी जो क्रोनिक इलनेस है वो दिमाग में खून ना पहुँचने की वज़ह से जो डैमेज होता है ना, उसके तरफ ले जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ब्रेन इमेजिंग और स्क्रीनिंग ज़रूर से करवाते हैं, उनका कॉग्निटिव असेसमेंट ज़रूर से करवाते हैं। क्योंकि एक डिप्रेशन का प्रकार है जिसको वास्कुलर डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब ब्रेन में खून कम पहुँच रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसकी कारण भी ये हो सकता है। न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है तो केमिकल चेंजेस होने ही वाले हैं। और वो जो डिप्रेशन होता है ना, दैट इज़ मोर हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सीवियर एंग्जायटी, और उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के अलग-अलग प्रेज़ेंटेशन ओल्ड एज डिप्रेशन में होते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी अलग तरह से होती है। जी। एंड जैसा आपने कहा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे एज़ अ जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट आपको खास ध्यान उन बातों पे रखना पड़ता है कि चलिए मरीज़ मेरे पास डिप्रेशन के लक्षण के साथ आए हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी मुझे सारी पहले रूल आउट करना है कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। छुपी हुई दिक्कतें कौन-सी है, वो आई थिंक आपके लिए एक बड़ी चैलेंज रहती है एज़ अ कंपेयर टू कोई यंग पेशेंट अगर आ जाता है तो। यस। जी। सर इसी पे अगर बात करते हैं डिप्रेशन पे एंड डिमेंशिया पे, तो
जैसे जैसे ज्यादातर माना जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जितनी बीमारियां आपके शरीर में घुस जाती है वो भी उनका नंबर भी उनका आंकड़ा भी बढ़ जाता है और स्वाभाविक है कि उसकी वजह से काफी बार दवाइयां भी काफी सारी जो है लेनी पड़ती है। ज्यादातर वृद्धावस्था में लोग 2 से 5 दवाइयां तो दिन की लेते ही है। तो दवाइयों के बारे में जो ज्यादातर आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट कहाँ गलती कर देते हैं, अगर उसके बारे में कुछ बता पाए। क्या होता है कि आजकल एलोपैथी तो है, उसके साथ साथ होम्योपैथी है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदा भी है, अगर देखें तो यूनानी भी है। तो हर एक सिस्टम की कुछ दवाइयाँ होती है जिसको मार्केट या प्रमोट ऐसे किया जाता है कि ये बहुत प्रिवेंटिव है, ये हो, बट एक्चुअली कोई भी चीज हो शरीर में जा रही है वो केमिकल ही है। अगर एलोपैथी में दवाई है तो वो केमिकल है, तो और भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में कुछ भी शरीर में जा रहा है, अगर वो शरीर में कुछ फायदा कर रहा है तो वो एक्चुअली केमिकल ही है। तो वो केमिकल आपको कहाँ नुकसान कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। ये सारी सिस्टम को मिक्स ज्यादातर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ प्रॉब्लम इंटरेक्शन हो रहा है। एलोपैथी में हमें पता है कि ये दवाई के साथ ये दवाई नहीं दे सकते, पर दूसरी मेडिसिन दूसरी सिस्टम के साथ हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि हमारी दवाई के साथ वो दी जा सकती है कि नहीं, तो वहां पे ज्यादा तकलीफ होती है। और आजकल मैंने देखा है कि एल्डरली बुजुर्ग लोग हर खाना कम खाते हैं पर सप्लीमेंट ज्यादा खाते हैं। इस चीज के लिए सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, हाँ, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, D3, कैल्शियम तो बहुत जरूरी है, वो तो लेना ही चाहिए, पर उसके अलावा खाने पे ज्यादा फोकस करें। न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट, उसके ऊपर फोकस करें। अपने खाने में फ्रूट्स है, हरी सब्जियां, इन सब का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट्स ले लेके, क्योंकि दिन के 2-3 सप्लीमेंट्स चलते रहते हैं और फिर कुछ भी शरीर में जाता है तो आपको या तो फिर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस करता है, ब्लोटिंग करता है, तो वो सिस्टम खराब करता है। तो नेचुरल फूड, घर में बना हुआ खाना खाएं और सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस कम करें। हाँ, बीमार हुए हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो चीज अलग है, पर एकदम अच्छा शरीर चल रहा है और उसमें आप सिर्फ सप्लीमेंट ही ले रहे हैं कि भाई ये चीज अच्छी है, ये लेना चाहिए, ये अच्छा है, ये लेना चाहिए, वहां से अल्टरनेटिव मेडिसिन में से कुछ पाउडर मिल गया, यहाँ से कुछ मिल गया, डॉक्टर ने कुछ दे दिया, तो ऐसे तो मेरे कितने सारे मरीज आते हैं ना, मैं उनकी 4-5 दवाई पहले बंद करवाता हूँ, तो उनकी काफी हद तक तकलीफें कम हो जाती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दवाइयों को जितना कम हो। हाँ, जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, जैसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, थायराइड की दवाई बंद नहीं कर सकते, अगर किसी को रेस्पिरेटरी इश्यू है तो उसकी दवाइयां बंद नहीं कर सकते। सो जो इम्पोर्टेंट हार्ट की दवाइयां हैं, वो सब इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं, किडनी की दवाइयां, वो सब चालू रहनी चाहिए, पर सप्लीमेंट्स जो है ना, वो जितने कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। जी, जैसे आपने कहा कि आई थिंक इन जनरल साइकियाट्री में भी जब भी पेशेंट आते हैं, इवन छोटे बच्चों से लेकर जो यंग एज वाले एडल्ट पेशेंट्स भी होते हैं, उनमें भी काफी बार साइकियाट्री का 50% का तो काम वही होता है कि जो बिना काम की दवाइयां चल रही है उन्हें डी प्रिस्क्राइब करना। हम इसे साइकियाट्री में डी प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं इन जनरल मेडिकल टर्म में, और जीरियाट्रिक साइकियाट्री में आई थिंक और भी ज्यादा जरूरी है कि डी प्रिस्क्रिप्शन जो करना पड़ता है, हमें पॉलीफार्मेसी बने तब तक अवॉइड करनी पड़ती है। सर, ये हमने बात कर ली मेडिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओल्ड एज साइकियाट्री में या वृद्धावस्था में जो तकलीफें होती हैं उनका मेडिकल कारण क्या है, या तो मेडिकल दवाइयों की क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ी अब बात करते हैं और 2 प्रकार के जो हम फैक्टर्स गिनते हैं किसी भी मानसिक बीमारी में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी मानसिक कारण, और सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारण क्या क्या है। तो थोड़ा इन साइको सोशल फैक्टर्स के बारे में भी सर अगर आप बता पाए कि ओल्ड एज में जो है कौन से फैक्टर्स ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हम जैसे बच्चों में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं ना, कि मतलब 3 महीने पे ये होगा, 5 महीने पे, 8 महीने पे, 1 साल पे चलना सीखेगा। तो इस हिसाब से ओल्ड एज में भी साइकोसोशल माइलस्टोन्स होते हैं, तो उसके बहुत सारे पड़ाव होते हैं। और जो एरिक एरिक्सन के साइकोसोशल डेवलपमेंट जो होता है थ्रू आउट द लाइफ चलता है, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एक मुद्दा है, और उसमें अगर जो इंसान ने विजडम वाला वर्च्यू डेवलप किया है तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो जो साइकोसोशल माइलस्टोन्स ओल्ड एज के होते हैं ना, तो उसमें जो फैक्टर्स है, उसमें सबसे पहला जो होता है ना कि रोल चेंज एंड आइडेंटिटी क्राइसिस।
यंग जनरेशन में भी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, पर यहाँ पे भी होता है कि जैसे कि इंसान अपना बिजनेस है या जॉब है उसमें से निकल के एक आरामदायक जिंदगी की तरफ जाता है, निवृत्ति की तरफ जाता है, तो जो रोल चेंज होता है कि वो फैमिली का एक कमाने वाला व्यक्ति था और उसका डिसीजन माना जाता, तो वो सोशल इकोनॉमिक रोल्स होते हैं ना, फाइनेंशियल रोल्स, वो अब ट्रांसफर कर रहा है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। तो वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी जॉब ही की है या बिजनेस ही किया है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है, उसके कोई ऐसी हॉबीज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो जब ये चेंज होता है ना, तो वो दे गो इनटू डिप्रेशन वेरी इजीली, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है, इतना ज्यादा टाइम है। तो ये रिटायरमेंट वाला पार्ट है ना, वो सबसे पहला रोल चेंज वाला पार्ट, सबसे पहला पड़ाव है। उसके बाद होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, अगर प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ है तो रिटायरमेंट में या अकेले रहते हैं तो क्या करेंगे। इसके सॉरी सर, क्या अगर ये कहना सही रहेगा कि इवन जो रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है, जो हमारे किसी एक वृद्ध के नजदीक के जो भी उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बहू है, उनको सबसे ज्यादा ध्यान उन दौरों में रखना चाहिए या उन पड़ाव में रखना चाहिए कि जहाँ पे उनके जो भी एल्डर है उनका जीवन का फेज बदल रहा है। जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद शायद तुरंत फिर एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो रहता है कि बच्चे घर छोड़कर कहीं बाहर गए हैं और माँ बाप अकेले रहना शुरू करते हैं। तो जब ये लाइफ के फेजेस बदलते हैं, क्या उस समय थोड़ा एक हाई रिस्क कह सकते हैं कि वृद्धों को ज्यादा दिक्कतें हो सके? डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क सिचुएशन रहता ही है। और एम्प्टीनेस सिंड्रोम की आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बिकॉज वो एक अब नया एपिडेमिक मतलब हो ही रहा है और ज्यादा होगा अगले 10 साल में, बिकॉज बच्चे ज्यादातर अपने जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए माँ बाप से दूर जा रहे हैं, विद इन इंडिया या अब्रॉड जा रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स को अकेले रहने पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स में दो में से किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो वो ग्रीफ है, जो लॉस है, उससे कोप अप करना वो एक पड़ाव है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली उम्र बढ़ रही है तो उसके साथ साथ फिजिकल इलनेसेस आती है, उसका मैनेजमेंट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो याददाश्त की समस्या, डिमेंशिया का रिस्क रहता है। अगर रिटायरमेंट के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ही नहीं है तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत जल्दी घुस जाता है। तो वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वही एक रिस्क फैक्टर है याददाश्त कमजोर होने के लिए। तो उसको भी मतलब ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ है इंटरलिंक है, दोनों अलग नहीं चलते। जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन है वो इंटरलिंक ही है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल सब कुछ इंटरलिंक है। तो वो एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के ऊपर बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि रिटायरमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर इंसान अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाएगा और ये सोचेगा कि ये तो आराम करने का समय है, तो वो आपको ज्यादा बीमारियां ला के देगा। क्योंकि अगर आपकी एक्टिविटी कम होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होने वाली है, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब होने वाला है, क्योंकि आप एक जगह पे बैठे बैठे क्या कर लोगे। आपको बहुत तरह के ख्याल आएंगे, डरावने ख्याल आएंगे, आगे क्या होगा, ये होगा। आप एटलीस्ट घर से बाहर निकलोगे, आपका एक सोशल सर्कल होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, वहां जाके बैठेंगे, बात करेंगे। और मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो एटलीस्ट वॉलंटियर वर्क करिए, एनजीओ में जाइए। बहुत सारे एनजीओ को जरूरत होती है उनका अकाउंट्स देखने के लिए, ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को आप पढ़ा सकते हैं। मतलब इतनी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज इतने सारे लाफिंग क्लब्स, वॉकर्स एसोसिएशन, बहुत सारा सीनियर सिटीजन का चलता ही रहता है और उसमें बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। तो इवेंट्स मैनेज करिए अगर आपकी स्किल्स हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि रिटायरमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो ही प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अदरवाइज तो बीमारियां साथ में आने वाली है। जी, आपने सर वॉलंटियर वर्क की और सोशल सर्कल की बात की। आई थिंक आपका खुद का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप एल्डर्स के लिए चलाते हैं, निवृत्ति प्रवृत्ति समृद्धि। वो बहुत अच्छे से सर ने आई थिंक थॉटफुल तरीके से उसको नाम किया है कि निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति चालू रखेंगे तो समृद्धि बनी रहेगी। सर अगर उस ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहिए। वो ग्रुप एक सेमिनार के बाद स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे उसमें
पूरे गुजरात में से मेरे ख्याल से 725 जितने एल्डर्स हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब जिसके पेरेंट्स दे आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तो उसमें अगर जैसे कि मेरा कोई गुजराती में मैसेज है या चैट मैसेज है जो अवेयरनेस वाला है, या मेरा कोई ऐसा वीडियो है कि जो बुजुर्गों को या ओल्ड एज वाले लोगों को देखने की जरूरत है, तो वो बच्चे उसको ऑपरेट करके पेरेंट्स को दिखाते हैं। वो अपने जैसे दूसरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं और समाज में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब उसमें वो ग्रुप में मेरे अलावा कोई मैसेज नहीं कर सकता। सो कोई न्यूसेंस नहीं है वहाँ पे। किसी भी हिसाब का मॉर्निंग वाला मैसेज वगैरह कुछ नहीं होता है। हफ्ते में 2-3 बार मेरे वीडियोस या मैसेजेस उसमें जाएंगे। ओल्ड एज में कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन बेटर होता है, मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। सो इस तरह के ही मैसेज उसमें होते हैं। तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और क्योंकि मेरा काम ओल्ड एज का ही है, मैं ज़्यादातर एल्डरली लोगों को ही देखता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाइए, और उसके बाद भी उनको काफी फायदा होता है। सो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे और बड़ा करने का प्लान है। और उसके बाद जैसे कि अभी मैं तो अहमदाबाद बेस्ड हूँ, तो धीरे धीरे मुझे जो दूसरे सिटीज हैं उसमें जाके ऐसे सेमिनार्स करने हैं जो मैं अहमदाबाद में कर रहा हूँ। सो वो भी एक बड़ा प्लान है। जी बिल्कुल सर, एंड हम भी आएंगे वहीं पे आपके साथ। एक सर स्पेसिफिक चीज जो काफी यंग जो वृद्धों के जो बच्चे रहते हैं, जो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स रिटायर हो गए, जिनके पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही है, कोई शारीरिक बीमारियां होने लगी है, तो काफी बार एक अच्छे इंटेंशन से बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को कुछ करने नहीं देते। वो कहते कि नहीं नहीं बाहर मत जाओ, आपको थक जाएंगे, या आपकी दवाइयाँ चल रही है, आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप घर पे रहिए। तो काफी बार इसकी वजह से भी पेरेंट्स को जाने अनजाने में एक दिक्कत हो जाती है। बच्चे 2 तरह के होते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं और दूसरे होते हैं थोड़े कम केयर करते हैं। जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं वो भी दिक्कत वाला है, कम केयर करते हैं वो भी दिक्कत वाला है। आपके पेरेंट्स की जो एक्टिविटी है, अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब अपनी जॉब या उससे, तो वो घर पे बैठ के क्या करेंगे? जो भी घर में हेल्प कर रहे हैं, अगर जैसे कि मदर है तो पूरी जिंदगी उन्होंने घर मैनेज किया है। अगर जैसे बहू आ गई है तो बहू सब कुछ कर रही है, तो आप अपनी मदर इन लो को कुछ चीजें करने को मना करोगे ना, तो उसमें उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ खराब होने वाली, बिकॉज उनकी एक्टिविटी चली जाएगी। एक्टिविटी चली जाने की वजह से उनको कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत होगी। शरीर थक नहीं रहा है तो नींद में दिक्कत होने लगेगी। सो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो जितना भी काम वो अपने फिजिकल हेल्थ के हिसाब से कर सकते हैं वो सब कुछ करने ही देना चाहिए। उसके हिसाब से आपको मतलब हेल्प भी मिल जाएगी हाउस होल्ड में। अगर आपके फादर आपका बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह देख रहे हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं, ले आ सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो करने दो ना। वो जरूरी है उनके लिए, अदरवाइज वो करेंगे क्या? ये सब मना नहीं करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए जब तक वो कर सकते हैं। हाँ, बीमार हुए हैं, अब नहीं कर सकते हैं, वो चीज अलग है। पर अगर वो फिट है तो उनको सब कुछ करने देना चाहिए। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी आपके आराम करने का समय है। बच्चे अच्छे इंटेंशन से बोलते हैं कि आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए किया है, अब हम आपके लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उनको करने ही दो, क्योंकि उसके अलावा वो क्या करेंगे। जी सर, बिल्कुल। स्वतंत्रता उनकी अगर हम जाने अनजाने में छीन लेंगे तो वो भी थोड़ा सफोकेटेड फील करेंगे। सर, काफी लोग मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादातर लोग जो है मरने का जो भय है वो उनका चला जाता है। कहते हैं कि चलो अब मुझे उठा ले तो ही अच्छा है, मैं बस अब मर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो मरने का जो भय काफी कुछ बुजुर्गों में दिखता है, कुछ में मरने की इच्छा दिखती है, तो इनमें से क्या ये सहज एक वृद्धावस्था की एक सहज बातचीत करने का तरीका है, या किसी प्रकार की बीमारी का लक्षण हो सकता है? मैंने अभी तक जो देखा है उसमें
बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मतलब एल्डरली आते हैं, तो उनमें ज्यादातर ये डेथ विश होती है, पैसिव डेथ विश, मतलब अब ऊपर वाला उठा ले तो अच्छा है, अभी क्या बचा है, सब कुछ तो मैंने कर लिया है, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, बच्चे सेटल है, पैसों का कोई इश्यू नहीं है, तो अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादातर ये जो थॉट प्रोसेस आता है ना, वो डिप्रेशन अंडरलाइन होता है, कोई चीज उनको परेशान कर रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब डिटेल में वर्कअप चाहिए, बट कुछ लोगों को ये बहुत काफी प्रोमिनेंट होता है। तो डिप्रेशन एक चीज है कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी, अगर पर्सन उदासी में नहीं है फिर भी ये सब बोल सकते हैं कि कुछ अगर फैमिली कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब माँ बाप का बच्चों से नहीं बन रहा है, तो पेरेंट्स के लिए वो इस उम्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है कि बच्चों के साथ अच्छी नहीं बन रही है, तो वो एक चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और बढ़ती उम्र के साथ ये नॉर्मली नहीं आता है। मैंने शुरुआत में एरिक एरिक्सन की बात की थी, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और उसका वर्च्यू है विजडम। विजडम है तो फियर ऑफ डेथ नहीं होता है। जैसे कि नहीं, साधु महात्मा होते हैं, त्याग की भावना, स्थित प्रज्ञ, सारी बातें करते हैं। तो अगर आपने पूरी जिंदगी जो भी किया है आप उससे संतुष्ट हैं, और अब आपके पास कुछ नहीं है करने को, और यू फील यू आर, आप अपने आप को भगवान को सौंप रहे हैं, जो मोक्ष की बात होती है, तो वो स्पिरिचुअल बात इसमें आ जाती है। तो वो नॉर्मल पार्ट है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ लोग संतुष्ट है, अब उनको जीने का कोई मतलब नहीं है, तो वो बोल सकते हैं। बट अगर आपने पूरी जिंदगी में जो भी किया है आप उससे संतुष्ट नहीं, आपको ऐसा लगता है आपने कोई गलती की है, या आज अभी भी आपके कुछ काम बाकी है, या आपने किसी का दिल दुखाया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको मौत का भय लगेगा। सो आपको वो सारी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करनी पड़ेगी मरने से पहले। अदरवाइज आपका जो आखिरी का 5-7 साल या 10 साल का जो समय है ना, वो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी में। सबसे पहले नींद चली जाएगी। सो ये दोनों तरह से होता है। बट अगर कोई बुजुर्ग ऐसा बोलता है कि मुझे अब मर जाना है, तो उसको सिंपली हम नहीं ले सकते, हमें उसको जानना जरूरी है कि ऐसा थॉट क्यों आ रहा है। जी, एंड उसी बात पे जीवन के अंतिम कुछ सालों में परेशानियों की अगर बात करें, तो एक बहुत ही सेंसिटिव बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है एल्डर अब्यूज और निग्लेक्ट के बारे में, यानी उपेक्षा और दुर्व्यवहार, अगर हम हिंदी में कहेंगे तो अगर आपकी एक्सपीरियंस में जो आपने जैसे केसेस देखे हैं उसके आधार पे अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, अगर एल्डरली को कोई मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, तो ये एब्यूज एंड नेग्लेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जब एल्डरली में फिजिकल डिसेबिलिटीज डेवलप होती है और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर कोई जैसे डिमेंशिया हो गया, या वो किसी हिसाब से उनका साइकी या मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और फिजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज है, और वो डिपेंडेंट है ना, तो उस टाइम पे जो केयर गिवर, जो उनके बच्चे हैं, अभी क्या जमाना ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, वो वर्किंग है, सो वो ज्यादातर घर में नहीं होते, और कोई भी वर्किंग इंडिविजुअल जब घर आता है तो परेशान और थका हुआ ही होता है आज के जमाने में। तो उस टाइम पे उनका स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, और घर आके फिर पेरेंट्स की दिक्कतें, वो अपनी केयर खुद नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो सारी चीजें मैनेज करना, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो बढ़ता है, वो एक पॉइंट के बाद फिर उसमें अब्यूज और नेग्लेक्ट आ जाता है। बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है कि अब ये ना जिए तो अच्छा है, ठीक है। तो वो एक भावना जो डेवलप होने लगती है ना, तब ये अब्यूज नेग्लेक्ट का पार्ट आता है, और वो है कॉमन है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखते हैं, भले ही कुछ भी तकलीफ हो, बट इस तरह की भावनाएं डेवलप हो जाती है जब वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जब वो आपको पहचान ही नहीं पा रहे, उदासी है, पोस्ट स्ट्रोक है, मतलब किसी को लकवा हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, और उसके साथ साथ दिमाग खराब होने लगा है, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ खराब होने लगा है, तो उस समय पे ये अब्यूज और नेग्लेक्ट का पार्ट बहुत डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो बच्चों का भी काउंसलिंग, कैसे पेरेंट्स को मैनेज करें, ये सारी चीजें, कोपिंग मैकेनिज्म सीखना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। सो इसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जी सर, एंड आई थिंक न्यूरोलॉजिस्ट या जो भी फील्ड ऐसी है कि जो वृद्धों के साथ ज्यादा काम करती है, उनके पास उन पे भी एक ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हमेशा
इस बात का भी ध्यान रखें कि चलिए हम इस पेशेंट को, इस ओल्ड एज पेशेंट को तो हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ रहने वाले जो है उन्हें भी हम थोड़ा एजुकेट करें, उन्हें थोड़ी काउंसलिंग दें, उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट की जब जरूरत है तो उन्हें काउंसलिंग की तरफ हम मोड़े, ताकि जो है एक जो केयर गिवर बर्डन जो कहा जाता है वो थोड़ा उन पर भी कम हो, जिसकी वजह से आगे जाकर निग्लेक्ट और अब्यूज जो है वो कम हो। जी सर, तो इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट सीरीज में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर हमारे दर्शकों में से किसी को भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या डॉक्टर रवि सोनी से और किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रवि सर के साथ ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट था और मैं आशा रखता हूँ कि और भी पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। स्पेसिफिक अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम लोग कवर करें तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने सजेशंस के साथ। तो इस पॉडकास्ट सीरीज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।